हे गाइस, दिस साइड शुभम एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। 8 जून 2025 जब सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने अरेस्ट किया गाजियापुर से और उस पे चार्जेस थे उसके हस्बैंड की डेथ के, तो क्या रियलिटी में सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया था? और अगर कराया था तो इसके पीछे उसका मोटिव क्या था? सो लेट्स लर्न अबाउट टुडे केस रिवॉल्विंग अराउंड राज रघुवंशी एंड सोनम रघुवंशी। 10 अक्टूबर 2024 रामनवमी की खुशी में रघुवंशी समाज में एक भंडारे का आयोजन किया गया, जहां से सोनम की मम्मी को एक मैरिज रजिस्टर से राजा की डिटेल्स मिली और उस रजिस्टर में राजा की पूरी डिटेल्स की, वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है और उसके फैमिली का नंबर भी लिखा था। राजा काफी अच्छी जॉब करता था और इंदौर में ही रहता था, जिससे सोनम की मम्मी को ये रिश्ता काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने तुरंत राजा की फैमिली से कॉन्टेक्ट किया और अपनी बेटी सोनम के रिश्ते की बात करी। दोनों फैमिली की बातचीत के बाद और सोनम और राजा के एग्री करने के बाद 11 मई 2025 को इन दोनों की शादी फिक्स कर दी गई। लेकिन शादी से पहले जब भी राजा सोनम को कॉल करता था तो वो ज़्यादातर बिजी रहती थी। सोनम ऑफिस के कामों से बिजी रहती थी और यहाँ पे वो राजा से सिर्फ यही कहती थी कि मेरे को ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, जिससे मैं आपसे इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कर पाती। लेकिन राजा को ऐसा लगता था कि सोनम उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और इस बात का जिक्र उसने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी किया था, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स ने ये चीज़ इग्नोर करी थी उस टाइम पे और उनको भी लगा था हो सकता है कि सोनम ऑफिस जाती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम के कारण थक जाती होगी, जिसके कारण वो बिजी रहती है। लेकिन आखिर वो दिन आ जाता है। 11 मई 2025 इंदौर के मध्य प्रदेश में सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जो राजा का प्लान था वो था कश्मीर के पहलगाम जाने का, लेकिन पहलगाम अटैक के रीजन के कारण वो ये प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन राजा को नहीं पता था कि सोनम ने पहले ही मेघालय की टिकट बुक कर दी है उसकी और अपनी। राजा को पता चलती है तो थोड़ा हैरान होता है और ये चीज वो अपनी फैमिली को बताता है और उसकी फैमिली इस चीज के लिए एग्री कर देती है। तो इसलिए 20 मई बेंगलोर से ये कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर गुवाहाटी जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं और 22 मई की सुबह गुवाहाटी से ये दोनों मेघालय के शिलोंग पहुंचकर चेरापूंजी के होम स्टे में चेकिंग करते हैं और वहीं से ये किराए की स्कूटी लेके आसपास के एरियाज में घूमने निकलते हैं। लेकिन 23 मई के दिन सुबह 5:30 बजे ये दोनों उस होम स्टे से या फिर होटल से चेकआउट कर देते हैं और ये डायरेक्ट चले जाते हैं किराए की स्कूटी लेके 330 किलोमीटर दूर वाटरफॉल देखने, वो भी तब जब उस जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ था। जिस वाटरफॉल को ये दोनों देखने जा रहे थे, एक्चुअली वो जो एरिया था ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर एरिया में आते और इससे पहले वहाँ पे एक मर्डर भी हो चुका था। अक्सर जो वहाँ पे लूटपाट के केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे, इसलिए टूरिस्ट को वहाँ जाने के लिए मना किया जाता था। लेकिन दोपहर 1:30 बजे राजा की मम्मी का सोनम को कॉल आता है, जिसमें सोनम जिक्र करती है कि वो लोग वाटरफॉल देखने गए थे, उन्होंने काफ़ी मज़े किए और जो वहाँ का रास्ता था वो काफ़ी ख़राब था और उन्होंने एक कैफ़े में कॉफ़ी भी पी। लेकिन उसके आधे घंटे बाद दोपहर 2 बजे जब राजा की फैमिली ने उनसे फिर से कांटेक्ट करने की सोची तो बहुत सारे कॉल्स करने के बाद भी उन दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसकी फैमिली को लगा कि हो सकता है कि एक ऐसे एरिया में जा रखे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हो। लेकिन फिर जब अगले दिन 24 मई को फिर से राजा की फैमिली ने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फिर से उन दोनों के फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहे थे, जिससे ये चीज़ राजा की फैमिली ने सोनम की फैमिली को बताई। तो जब सोनम की फैमिली ने भी कॉल्स किए तो उनका भी कॉल नहीं उठाया गया। लेकिन राजा ने अपनी कुछ फ़ोटोज़ अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी भेजी थी। उनमें से एक फ़ोटो में उसकी फैमिली को स्कूटी वाले का नंबर मिलता है। वो नंबर देख के वो सीधा स्कूटी की सर्विस में कॉल करते हैं, जहाँ से जो स्कूटी का ऑनर था वो सीधा ये बोलता है ये दोनों मेरी स्कूटी ले गए थे, लेकिन ना ही ये दोनों वापस आए और ना ही मेरी स्कूटी यहाँ पे वापस आई है। 25 मई 2025 को राजा का भाई और सोनम का भाई फ्लाइट पकड़कर गुवाहाटी के रास्ते सीधा शिलोंग आ गए। राजा के भाई ने बताया कि जब उन्होंने शिलोंग पुलिस में कंप्लेन की तो इस केस को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। फिर सोनम और उसकी फैमिली ने इंदौर के कमिश्नर से शिकायत की। फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बात की और ये बात इतनी बड़ी बन गई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक जा पहुंची। तुरंत मेघालय पुलिस ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और इंटेलिजेंस की टीम को इस सर्च ऑपरेशन में लगा दिया। सबसे पहले पुलिस को एक लावारिस स्कूटी की कंप्लेन मिली और जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया इस केस को तो एक लोकल गाइड ने पुलिस को बताया कि जो राजा और सोनम थे ना, उन्होंने उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी, लेकिन उन्होंने इस सर्विस को लेने से मना कर दिया था और कोई और गाइड ले लिया था उसके बदले। गाइड ने यह भी बताया कि उन दोनों के साथ 3 लोग और थे जो कि काफ़ी अच्छी हिंदी में बात कर रहे थे। दरअसल मेघालय एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं बोली जाती,
गाइड ने यह भी बताया कि वो इस तरह से हिंदी में बात कर रहे थे तीन लोग कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ के लोकल्स होंगे। और फिर पुलिस को ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि जिस वाटरफॉल को सोनम अपने हस्बैंड के साथ देखने गई थी, जब वो वाटरफॉल देखने जा रहे थे तो सोनम काफी पीछे थी और वो तीन लोग और राजा काफी आगे थे, जिससे अब पुलिस को पूरा शक हो चुका था कि ये पूरा का पूरा एक मर्डर केस है। और अब पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। 27 मई को पुलिस को 2 बैग पहाड़ी इलाके से मिले और ये जो दोनों बैग थे काफ़ी ज़्यादा दूर मिले, जहाँ पे मतलब स्कूटी मिली थी उससे काफ़ी ज़्यादा दूर थे ये 2 बैग। और फिर 3-4 दिन हैवी रेनफॉल के कारण इस ऑपरेशन को बार बार रोका गया। 2 जून 2025 रेस्क्यू टीम जब सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उनको पहाड़ी के नीचे खाई पे एक डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वो डेड बॉडी इतनी ख़राब हालत में थी कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और तुरंत राजा के भाई को भी बुलाया गया उसी हॉस्पिटल में उस बॉडी की पहचान करने के लिए। राजा का भाई शक्ल से तो अपने भाई को पहचान नहीं पाया क्योंकि उस बॉडी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जब राजा के भाई ने उस बॉडी के हाथ में टैटू से राजा लिखा हुआ देखा तो वो समझ गया ये उसके भाई की लाश है और वहाँ पे वो जोर जोर से रोने लग गया। 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और अब कंफर्म हो चुका था सारी रिपोर्ट्स को देखते हुए कि ये राजा का ही शव है। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सोनम कहाँ है। मेघालय पुलिस जब इसका जवाब ढूंढने निकली तो उन्हें पता चला कि जो सोनम थी ना उसके पास एक नंबर और था और उस नंबर से उसने बार बार इंदौर कॉल किया था, जिससे मेघालय पुलिस ने एमपी और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह छापेमारी करी और 4 लोगों को दर दबोचा। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से पकड़ा गया, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से गिरफ्तार किया गया और वहीं आनंद कुर्मी को बीना से अरेस्ट कर लिया गया। 8 जून 2025 जब एक लड़की बदहवास हालत में एक ढाबे की तरफ जाती है और वहाँ पे वो ढाबे वाले से कहती है कि भैया अपना फ़ोन देना, मेरे को अपने घर में बात करनी है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लड़की काफ़ी दिनों से सोई नहीं है। तभी ढाबे वाला लड़का उसको अपना फ़ोन देता है ताकि वो घर में बात कर सके और जैसे ही वो घर में बात करती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उस ढाबे में उस समय जितनी भी महिलाएं थी वो उसको चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उस ढाबे वाले के फ़ोन में उसी नंबर से फिर से कॉल आता है और कहा जाता है कि तुरंत मेघालय पुलिस को इस चीज़ की खबर दे दे और उस लड़की को अरेस्ट करवाया जाए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं सोनम ही थी। और तुरंत मेघालय पुलिस वहां पहुंचकर सोनम को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद तो ये केस पूरा खुल ही जाता है, जहाँ पे सोनम ने अपने लवर और 3 लोगों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया था। और ये जो सब था ये पहले से ही प्री प्लान था, लेकिन आखिर कब तक राज रघुवंशी जैसे बेगुनाह अपनी जान देते रहेंगे कुछ ऐसी लड़कियों के कारण। अगर आज सोनम को सजा हो भी जाती है तो क्या राजा रघुवंशी वापस लौटकर कभी आएगा? वो कभी अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। उसकी तो कुछ गलती नहीं थी, उसने तो एक आम आदमी की तरह शादी करी थी एक लड़की से। इस केस में मैं बस अपना ओपिनियन इतना ही रखूंगा कि अगर कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, चाहे वो छोटी जात का लड़का हो चाहे वो उससे ऊपर जात का लड़का हो, कैसा भी लड़का हो, अगर आपको उससे प्यार है तो आप उससे शादी करना चाहते हैं तो सीधा अपनी फैमिली में बात रखिए। किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, उसकी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद मत करो ऐसा कुछ करके। इससे आप अपनी ज़िंदगी तो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब कर दोगे, लेकिन जिस लड़के का कोई दोस्त नहीं होगा, जिस लड़के का कोई गुनाह नहीं होगा, उसको सज़ा मिल जाएगी और साथ साथ उसके फैमिली को भी इसकी सज़ा मिलेगी। तो आई होप आपको ये केस अच्छा लगा होगा और ऐसे ही केसेस मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसे केसेस लाऊंगा आपके लिए। तो मिलता हूँ मैं अगले क्राइम केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।